आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जब शिकारी बना खुद शिकार। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है मैरी और डिसिल्वा की। सुबह नहा धोकर मैरी बाथरूम से निकली तो उसकी दमकती काया देखकर डिसिल्वा खुद को रोक नहीं पाया और लपककर उसे बाहों में भरकर बेतहासा चूमने लगा। मैरी ने मोहब्बत भरी अदा के साथ खुद को उसके बंधन से आज़ाद किया और कमर मटकाते हुए किचन की ओर बढ़ गई। उसके होठों पर शोख मुस्कान थी। थोड़ी देर में वह किचन से बाहर आई तो उसके हाथों में कॉफ़ी से भरे 2 मग थे, एक अपने लिए और एक डिसिल्वा के लिए। उसने एक मग डिसिल्वा को थमाकर और वह उसके सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। डिसिल्वा कॉफ़ी का आनंद लेते हुए अखबार पढ़ने लगा। उसकी नज़र अखबार में छपी हत्या की एक खबर पर पड़ी तो तुरंत उसके दिमाग में यह बात कौंधी कि वह अपनी बीवी मैरी की हत्या किस तरह करे कि कानून उसका कुछ ना बिगाड़ सके। वह ऐसा क्या करे कि मैरी मर जाए और वह साफ साफ बच जाए। वह उस कहावत के हिसाब से यह काम करना चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। डिसिल्वा ने 2 साल पहले ही मैरी से प्रेम विवाह किया था। अब उसे लगने लगा था कि मैरी ने उस पर जो दौलत खर्च की है उसके बदले उसने उससे अपने एक एक पाई की कीमत वसूल कर ली है। अब उसे अपने सारी दौलत उसके लिए छोड़कर मर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रेमिका सोफिया अब उसका और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। वह खुद भी उससे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता, लेकिन यह कमबख्त मैरी रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। इस रोड़े को हटाए बगैर सोफिया उसकी कभी नहीं हो सकेगी। उसने यह सोच विचार किया। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लेकिन उसके आगे ये समस्या थी कि इस रोड़े को हटाया कैसे जाए। डिसिल्वा मैरी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हुए इस तरह डूब गया कि कॉफ़ी पीना ही भूल गया। डिसिल्वा को सोच में डूबा देखकर मैरी बोली, तुम कहाँ खोए हो कि कॉफ़ी पीना भी भूल गए? तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो रही है और हाँ, हमारी बालकनी के एकदम नीचे एक गुलाब खिल रहा है। ज़रा देखो तो सही कितना खूबसूरत और दिलकश लग रहा है। शाम तक वह पूरी तरह खिल जाएगा। सोच रही हूँ आज शाम की पार्टी में उसे ही अपने बालों में लगाऊं। तो तुम्हारा क्या विचार है? डार्लिंग, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तुम्हें याद है ना? बिल्कुल याद है। और हाँ, गुलाब कहाँ खिल रहा है? डिसिल्वा ने मैरी की आंखों में शरारत से झांकते हुए कुछ हैरानी के साथ पूछा। बालकनी के ठीक नीचे जो गमला रखा है उसी में खिल रहा है, मैरी ने कहा। बालकनी के ठीक नीचे गुलाब खिलने की बात सुनकर डिसिल्वा के दिमाग में तुरंत मैरी को ख़त्म करने की योजना आ गई। उसने सोचा शाम को वह गुलाब दिखाने के बहाने मैरी को बालकनी तक ले जाएगा और उसे नीचे खिले गुलाब को देखने के लिए कहेगा। मैरी जैसे ही झुकेगी वह ज़ोर से धक्का देगा। बस सब कुछ खत्म और वह मन ही मन मुस्कुराया। मैरी बालकनी से नीचे गमलों और रंगीन छतरियों के बीच गठरी बनी पड़ी होगी। इसके बाद वह एक जवान गमज़दा पति की तरह रो रो कर कहेगा, हाय मेरी प्यारी बीवी। बालकनी से इस खूबसूरत गुलाब को देखने के लिए झुकी होगी और खुद को संभाल न पाने की वजह से नीचे आ गई होगी। हाय मेरी बीवी चली गई मुझे छोड़कर। वो इस तरह की चीखें चिल्लाने का ढोंग करने लगा कि वो मन ही मन विचार किया कि वो इस तरह रोएगा।
अपनी इस योजना पर डिसिल्वा मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि शक उसी पर किया जाएगा, क्योंकि बीवी की इस अकूत दौलत का वही अकेला वारिस होगा। यानी कि डिसिल्वा के मन में लालच आ गया था, लेकिन उसे अपनी बीवी को धकेलते हुए कोई देख नहीं सकेगा, इसलिए यह शक बेबुनियादी साबित होगा। सड़क से दिखाई नहीं देगा कि हुआ क्या था। जब कोई गवाह ही नहीं होगा तो वह कानून की गिरफ्त में कतई भी नहीं आ सकेगा और वह बिल्कुल बच जाएगा, और जो कहावत उस पर बैठती है वो भी सही होगी। इसके बाद पीठ पीछे कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, उसे कोई परवाह नहीं है। डिसिल्वा इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहता था कि सोफिया एक सस्ते रिहायशी इलाके में रहती थी। वैसे तो उसकी बीवी मैरी बहुत ही खुले दिल की थी। वह उसकी सभी ज़रूरतें बिना किसी रोक टोक के पूरी करती थी। तोहफे देने के मामले में भी वह कंजूस नहीं थी, लेकिन जेब खर्च देने में ज़रूर आनाकानी करती थी। इसीलिए वह अपनी प्रेमिका सोफिया पर खुले दिल से खर्च नहीं कर पाता था, और वह चाहता था कि वह अपनी प्रेमिका सोफिया पर बहुत पैसे खर्च करे, लेकिन उसे इतने पैसे मैरी नहीं देती थी। सोफिया का नाम दिमाग में आते ही उसे याद आया कि 11 बजे सोफिया से मिलने जाना है। उसने वादा किया था, इसीलिए वह उसका इंतज़ार कर रही होगी। अब उसे जाना चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए वह मैरी से बहाना क्या करे। बहाना तो कोई भी किया जा सकता है। हेयर ड्रेसर के यहाँ जाना है, या शॉपिंग के लिए जाना है, या कहीं बाहर किसी से मिलने के लिए जाना है, बहाना तो कोई भी किया जा सकता है। वैसे शॉपिंग का बहाना ज़्यादा ठीक रहेगा। आज उसकी शादी की सालगिरह भी है। इस मौके पर उसे मैरी को कोई तोहफ़ा भी नहीं देगा। वह मैरी से यही बात कहने वाला था कि मैरी खुद ही बोल पड़ी, इस समय अगर तुम्हें कहीं जाना है तो आराम से जा सकते हो, क्योंकि मैं होटल DR डांसिंग क्लास में जा रही हूँ। आज मैं लंच में भी नहीं आ सकूँगी, क्योंकि आज डांस का क्लास देर तक चलेगा। दरअसल मैरी डांस क्लास चलाती थी। वो ये काम शादी से पहले ही करती थी, इसीलिए उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। तुम और यह तुम्हारी डांसिंग क्लास, मुझे सब पता है। डिसिल्वा ने मैरी को छेड़ते हुए कहा, मुझे लगता है तुम उस खूबसूरत डांसर पैरी से प्यार करने लगी हो। आजकल तुम उसी के साथ डांस करती हो ना। डिसिल्वा ने मैरी को छेड़ते हुए कहा, डियर, मैं तो तुम्हारे साथ डांस करती थी, और तुम्हारे साथ डांस करना मुझे पसंद भी था, लेकिन शादी के बाद तो तुमने डांस करना ही छोड़ दिया। मैरी ने कहा। आहा, वे भी क्या दिन थे। एकदम से डिसिल्वा खुश होकर बोला। आहा भरते हुए डिसिल्वा ने छत की ओर देखा, फिर मैरी की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हें जुआन की यहाँ वाली वह रात याद है ना, जब हमने ब्लू डैन्यूब की धुन पर एक साथ डांस किया था। दरअसल यहाँ वह पुरानी बातों का जिक्र कर रहा है, जब वह शादी से पहले एक साथ डांस किया करते थे। डिसिल्वा ने यह बात मैरी से उसे जज्बाती होने के लिए कही थी, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि अब वह उसके साथ ज़्यादा वक्त रहने वाली नहीं है, इसलिए थोड़ा जज्बाती होने में उसे कोई हर्ज नहीं लग रहा था। मैं वह रात कैसे भूल सकती हूँ। मुझे यह भी याद है कि उस रात तुमने अपना इनाम लेने से साफ मना कर दिया था। तुमने कहा था हम अपने बीच रुपए की कौन कहे उसका ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दरअसल पहले डिसिल्वा शादी से पहले बहुत ही अच्छा इंसान था। तुम्हारी इस बात पर खुश होकर मैंने तुम्हारा वह घाटा पूरा करने के लिए तुम्हें सोने की एक घड़ी दी थी, याद है ना तुम्हें? मैरी ने डिसिल्वा से पूछा।
डिसिल्वा, इतना बड़ा तोहफ़ा भला कोई कैसे भूल सकता है, डिसिल्वा ने कहा। इसके बाद डिसिल्वा सोफिया से मिलने चला गया तो मैरी अपने डांस क्लास में चली गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डिसिल्वा सोफिया के यहाँ पहुँचा। चाय पीने के बाद आराम कुर्सी पर सोफिया को गोद में बिठा कर डिसिल्वा ने उसे अपनी योजना बताई। सोफिया ने उसके गालों पर एक चुंबन जड़ते हुए कहा, डार्लिंग, आपका भी जवाब नहीं। बस आज भर की रात बात है, कल से हम एक साथ रहेंगे। दूसरी ओर होटल डेयार में मैरी पैरी की बाहों में सिमट मस्ती में झूम रही थी। वह अपने पीले रंग के बालों वाले सिर को म्यूज़िक के साथ हिलाते हुए बेढंगे सुरों में पैरी के कानों में गुनगुना रही थी। पैरी ने उसकी कमर को अपनी बाहों में कसकर कहा, शरीफ बच्ची, इधर उधर के बजाय अपना ध्यान कदमों पर रखो। म्यूज़िक की परवाह करने के बजाय बस अपने पैरों के स्टेप्स के बारे में सोचो। दरअसल मैरी पैरी से प्यार करती थी। मैं तुम्हारे साथ डांस कर रही हूँ तो तुम मुझसे इस तरह की उम्मीद कैसे कर सकते हो? फिर क्या यह मूर्खता है? तुम मुझे बच्ची क्यों कह रहे हो? मैरी ने कहा। बच्ची नहीं तो और क्या हो तुम? पैरी ने कहा। एक छोटी सी शरीफ चंचल लड़की जो अपने अभ्यास पर ध्यान देने के बजाय कहीं और ही खोई रहती है। अच्छा, आओ अब बैठकर यह बताओ कि रात की बात का तुमने बुरा तो नहीं माना ना? रात को मैंने तुम्हारे पैसे लेने से मना कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि मैं इस ख्याल से भी नफ़रत करता हूँ कि हमारी दोस्ती के बीच पैसा आए। दरअसल पैरी मैरी को अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानता था। दोनों एक साथ डांस क्लास में काम करते थे। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। उसी कसर को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे लिए यह प्लेटिनम की घड़ी लाई हूँ, साथ में चुंबनों की बौछार, कहकर मैरी पैरी के चेहरे को अपने चेहरे से ढककर चुंबनों की बौछार करने लगी। डिसिल्वा ने मैरी को तोहफे में देने के लिए हीरे की एक खूबसूरत मगर सेकंड हैंड क्लिप खरीदी थी। उसके लिए इतने पैसे खर्च करना मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत कर ही डाली थी क्योंकि बीवी के लिए उसका यह आखिरी तोहफ़ा था। फिर मैरी की मौत के बाद यह तोहफ़ा सोफिया को मिलने वाला था। जो आदमी अपनी बीवी की शादी की सालगिरह पर इतना कीमती तोहफ़ा दे सकता है, उस पर अपनी बीवी को कत्ल करने का शक भला कौन करेगा? डिसिल्वा ने हीरे की क्लिप मैरी को दी तो वाकई वह बहुत खुश हुई। वह नीचे पार्टी में जाने को तैयार थी। उसने डिसिल्वा का हाथ पकड़कर बालकनी की ओर ले जाते हुए कहा, आओ डार्लिंग, प्लीज़ जल्दी आओ, तुम भी देखो वह गुलाब कितना खूबसूरत लग रहा है और वह देखने में कितना दिलकश है। ऐसा लग रहा है कुदरत ने उसे इसीलिए खिलाया है कि मैं उसे अपने बालों में सजाकर सालगिरह की पार्टी में शिरकत करूं। मुझे यह गुलाब बहुत प्यारा लगता है। डिसिल्वा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे लगा कुदरत आज उस पर पूरी तरह मेहरबान है। मैरी खुद ही उसे बालकनी की ओर ले जा रही है। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो रहा है। किसी की हत्या करना वाकई दुनिया का सबसे आसान काम है, ऐसा डिसिल्वा ने अपने मन में विचार किया। डिसिल्वा मैरी के साथ बालकनी पर पहुंचा। उसने झुककर नीचे देखा। उसे झटका सा लगा। उसके मुंह से चीख निकली। वह हवा में गोते लगा रहा था। तभी एक भयानक चीख के साथ
सब कुछ खत्म। वह नीचे छोटी छोटी छतरियों के बीच गठरी सा पड़ा था। उसके आसपास भीड़ लग गई थी। लोग आपस में कह रहे थे, ओ माय गॉड, कितना भयानक हादसा है। पुलिस को सूचित करो, एम्बुलेंस मंगाओ, लाश के ऊपर कोई कपड़ा डाल दो। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। दूसरी ओर फ्लैट के अंदर सोफे पर हैरान, परेशान, उलझे बालों और भींची मुट्ठियां लिए तेजी से आंसू बहाते हुए मैरी आसपास जमा भीड़ को देख रही थी। लोगों ने उसे दिलासा देते हुए इस खौफनाक हादसे के बारे में पूछा तो मैरी ने रोते हुए कहा, मेरे ख्याल से वह गुलाब देखने के लिए बालकनी से झुके होंगे तभी। बस इतना कहकर मैरी फफक फफक कर रोने लगी। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।